I am Dr. Muhammad Mujahidul Islam, Department of History, KMD College, Parbatta. I am going to deliver a lecture on the social condition in Sultanate period. सल्तनत काल में भारत के समाज की रचना कैसी थी, इस संबंध में हमारे सामने जो समाज की रचना है वो सामने आएगा। सल्तनत काल से पहले भारत की जो समाज थी और जो वर्गीकरण था वो कई जात अपात में बटी हुई थी। और जब विदेशी बाहर आए, शक, ग्रीक, कुषाण, वो सारे के सारे विदेशी अपनी संस्कृति लेकर आए, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी थी, यहाँ का समाज ऐसा था, यहाँ का जाति प्रथा ऐसा था कि वो अपनी संस्कृति को बरकरार नहीं रख सके और भारत के संस्कृति में उनकी संस्कृति विलीन हो गई। लेकिन जब मुसलमान भारत आए, सेंट्रल एशिया से मुसलमान आए, टर्की से आए, अरब कंट्रीज से आए, तो इस्लाम धर्म को फैलाया। और जब उन्होंने अपनी सल्तनत स्थापित की, तो इस स्थापना के बाद भारत में सामाजिक बदलाव आया, राजनीतिक बदलाव आया, आर्थिक बदलाव आया, शिक्षा में बदलाव आया। जहाँ तक समाज का प्रश्न है, जिस तरीके से ग्रीक, शक और जो विदेशी आए थे, यहाँ के समाज को उन्होंने अपना लिया था, यहाँ के संस्कृति को अपनाया था, लेकिन मुसलमान अपने को इन तमाम चीज़ों से अलग रखा, उनका एक अलग समाज था। तो इस तरीके से सल्तनत काल में भारत के समाज का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का समाज दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक मुस्लिम समाज था, दूसरा हिंदू समाज था। मुस्लिम समाज अपने इस्लामिक कल्चर को बरकरार रखे हुए थे, उनका रहना सहना बिल्कुल अलग था। लेकिन भारत में जितने आए, यहाँ के समाज से वो अलग रह नहीं सकते थे। इसी प्रकार जो भी मुसलमान सेंट्रल एशिया से आए और टर्की से आए, उन्होंने जो अपने समाज की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की, एक गवर्नमेंट की स्थापना की, फिर भी यहाँ के समाज से वो अलग रह नहीं सके और यहाँ का समाज का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जब हम अध्ययन करते हैं तो मुस्लिम समाज की हम बात करते हैं। मुस्लिम समाज पहले से ही दो हिस्सों में, शिया और सुन्नी में बटे हुए थे और उनके बीच में भी मतभेद था। मुसलमानों में भी भारतीय समाज का इस प्रकार प्रभाव पड़ा, जिस तरीके से यहाँ पे वर्गीकरण था, जातीय प्रथा था, मुसलमानों भी शेख, सैयद, पठान आपस में बढ़ गए। गरचे इस्लाम इनकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ये भारतीय समाज का प्रभाव था कि वो भी ज़ात पात में बढ़ गए। मुसलमानों में सूफ़ी, सैयद, उलेमा ये पढ़े और शिक्षित लोग थे और समाज में इनका काफ़ी रुतबा था। सरकार के तरफ से भी इन्हें प्रोत्साहन मिलता था और इन्हें काफ़ी सम्मान मिलता था। उलेमा का सरकार में और सुल्तान के ऊपर और सरकार में इनकी काफ़ी दखल था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो उन्होंने उलेमा के दखल को बर्दाश्त नहीं किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा के राजनीति में दखल को चेक करने की बहुत हद तक कोशिश की और इस तरीके से मुस्लिम समाज में उलेमा का जो रुतबा था, जो फैसले करते थे और जस्टिस इनके हाथ में था, वो तमाम के तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होता गया और इस तरीके से
जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो नतीजा के तौर पे ये पाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उलेमा वो भी करप्ट होते गए और भारतीय समाज में उनका जो सम्मान था, जो रुतबा था, वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता गया और भारतीय समाज में और राजनीति में जो प्रभाव था, सुल्तानों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे समाप्त कर दिया। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज सल्तनत काल से पहले ज़ात में बटे हुए थे। वे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। जब विदेशी आए उनको भी उन्होंने जात पात के असर में ले लिया और वो अपनी संस्कृति को बरकरार नहीं रख सके और ये ग्रीक, शक और जो भी विदेशी आए थे उनको उन्होंने अपने जाति प्रथा का इतना असर उनके ऊपर पड़ा कि यहाँ के जाति प्रथा को उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और इससे वो छुटकारा नहीं पा सके। जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊँची जाति के थे, इनका सम्मान होता था और ये बहुत ही ऊंची निगाह से देखे जाते थे। सरकार में इनका रुतबा था और जब जो भी सरकार आई, सल्तनत काल में जो भी बादशाह रहे, इससे पहले हिंदुओं को 100% सरकारी नौकरी दी जाती थी, लेकिन जब सुल्तानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो ये नौकरियां 100% जो हिंदुओं को मिल रही थी उसमें अब डिवीज़न हो गया। अब मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को बराबर की नौकरी दी जाने लगी। इस तरीके से इनका जो एक मोनोपोली था वो समाप्त हो गया और इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू समाज जो सरकार में थे, जो उनकी पोजीशन थी, उस पोजीशन में एक डाउनफॉल हमें नज़र आता है। इसके बाद स्त्रियों की पोजीशन, भारतीय समाज में स्त्रियों को जी स्थिति है बहुत ही सम्मानजनक स्थिति थी। जो स्त्रियां बच्चे वाली थी उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से ख़ानदान में देखा जाता था और जो स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं होते थे उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार इसका प्रभाव मुस्लिम समाज पर भी पड़ने लगा और मुसलमानों में भी वही दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। और जहाँ तक शादी विवाह का सवाल है, मुसलमान 4 शादी करते थे और उनका ये कहना था कि इस्लाम धर्म हमें इस बात की इजाज़त देता है और हम 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आम मुसलमान और आम हिंदू का प्रश्न उठता है, वे समान तरीके से एक ही पत्नी रखते थे। वैसे राजकुमार या राजा जो होते थे उनकी कई पत्नियां होती थी, लेकिन ये एक्सेप्शन था, सिर्फ राजकुमार या राजाओं तक ही सीमित था। उसके बाद भोजन, सल्तनत काल में जब भोजन को हम देखते हैं तो हिंदू और मुसलमान जो आम जनता थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे या लोअर क्लास के लोग थे, उनका भोजन एक समान था। वो उत्तम भोजन नहीं करते थे। मांस, मछली ये मुसलमान खाते थे और वो शिकार भी करते थे। जहाँ तक हिंदुओं में भोजन का सवाल है, और ख़ास तौर से साउथ इंडिया का, वो खिचड़ी पसंद करते थे, चावल पसंद करते थे और रोटी सब्ज़ी वो खाते थे। तो आम हिंदू और आम मुसलमान का जो भोजन था वो एक जैसा था, लेकिन सुल्तानों का और नॉबल्स का, अमीरों का, जो मुसलमान अमीर थे, उनका भोजन थोड़ा डिफरेंट था, अलग था। उसके बाद मादक द्रव्य, मुसलमानों में शराब पीने की आदत बहुत कम थी, लेकिन ये मादक द्रव्य हिंदुओं में ज़्यादा प्रयोग होता था और इसे वो पीते थे। और जहाँ तक सवाल उठता है सती प्रथा का, सती प्रथा का सिस्टम काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। ये सल्तनत पीरियड में भी बरकरार रहा।
जिस पुरुष का डेथ हो जाता था उसकी पत्नी अब अपने आप को आग में जला डालती थी। इब्न बतूता लिखते हैं कि इसे बहुत ही सम्मानजनक माना जाता था और जो स्त्री अपने आप को अपने पति के मरने के बाद आग में नहीं जलाती थी उसका जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरता था और उन्हें पीला वस्त्र पहनना पड़ता था। ये सती प्रथा सबके लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जो सल्तनत काल में भी बरकरार था। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के लिए सल्तनत काल में हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास 4 मील के अंदर शिकारगाह का स्थापना किया गया था और जो बादशाह थे वो शिकार खेलने के लिए जाते थे। वो चिड़ियों का, हिरन का, नीलगाय का वो शिकार वो करते थे। और जहाँ तक मनोरंजन का सवाल है, मनोरंजन के लिए घोड़सवारी होती थी, अन्य प्रकार के खेल खेले जाते थे और शतरंज भी खेला जाता था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में लिखा है, चित्तौड़ के किले के अंदर राजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जिस प्रकार से शतरंज खेला गया उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और जहाँ तक औरतों का, महिलाओं का श्रृंगार का प्रश्न उठता है, प्राचीन काल में पुरुष और महिला दोनों ही श्रृंगार करते थे। महिलाएं आँखों में काजल लगाती थी, तिल लगाने का भी रिवाज था। और जहाँ तक वस्त्र का सवाल है, आम हिंदू और आम मुसलमान का वस्त्र एक जैसा ही था, लेकिन जो मुसलमान अमीर थे, बादशाह सलामत थे, उनका वस्त्र थोड़ा मुख्तलिफ था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सर पे जो पगड़ी पहनते थे उस पे एक तरह का कपड़ा इस्तेमाल होता था जिसे काबा कहते हैं, और वो अलाउद्दीन खिलजी इसे बहुत ही शौक़ से पहना करते थे। थैंक यू वेरी मच।